हाय गाइस, दिस इज एमपी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी को जैसे कि पता होना चाहिए कि हम इस चैनल को आगाज़ किए हैं। टॉपर एक्स नाम का एक मेरा चैनल है और यहाँ मेरा लोगो है। और आज का मेरा चैप्टर है वो रियल नंबर है। क्लास 10th का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपर एक्स को आप प्यार दें, अपने छोटे छोटे भाइयों को जरूर सलाह दें कि हमारे एक भैया है जो बहुत अच्छे मैथ पढ़ाते हैं। आने वाले समय में हम साइंस भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हालांकि मैं क्लास 9 और 10th का मैथ ख़त्म करने जाऊंगा इस चैनल टॉपर एक्स पे। और ये मैं लॉन्च किया था 19 तारीख को। तो आप सभी लोग अपने छोटे भाई को बताना। अगर बड़े लोग कोई देख रहे हो 11th-12th वाले, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा होगा उतना शेयर करो, क्योंकि मैं जो मेहनत करके बना रहा हूँ, मतलब कैसे बताऊँ। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज आज जो मेरा पहला चैप्टर रहेगा वो रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर जो है ना, मेरा पहला चैप्टर रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो रियल नंबर एक होता क्या होता है कि जैसे कि ये नंबर होता है, एक्चुअली क्या है ना, एक नंबर है। रियल नंबर क्या है? एक नंबर है। नंबर का टाइप्स है रियल नंबर, और उसका एक और टाइप्स होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। रियल नंबर एक नंबर्स का टाइप है। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th है तो ये मैं जान के चलता हूँ कि सबको नेचुरल नंबर क्या होता है सबको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है सबको पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है सबको पता होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सबको पता है आपको, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलो मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक बार इसको रब करते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर और क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। जैसे कि एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन है, रेफरेंस पॉइंट हम 0 रखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे कट करते हैं इन्फिनिटी, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, ऐसे कट करते माइनस इन्फिनिटी तक हमने पहुंच गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो है ना, ये सारा रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है। एक ऐसा लाइन जिस पे हम सारे नंबर को लिखते हैं ना, उसको उसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एक्स एक्सिस पे जितने सारे नंबर को मैं लिख सकता हूँ वो सारे के सारे रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जो रियली एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो। इमेजिनरी नहीं, इमेजिनरी छोड़ के रियल नंबर जो रियली में एग्जिस्ट जो नंबर करता है उसको हम इस नंबर लाइन पर क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ये रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। ये सारे रियल नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, वो क्या होता है? होल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से? 1 से लेकर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर हो जाता है। क्या होता है? होल नंबर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा, अब इसमें ना नेगेटिव इंटीजर, अब देखो ये क्या होता है ना, ये नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर +0 ऐड कर दिया जाए तो ये एक इंटीजर बनता है। ये पूरी इंटीजर का कॉम्बिनेशन है, समझ लो मैं क्या बोला। मैं बोला कि अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वही जो हम काउंटिंग कर पाते हैं, है ना। जितने सारे काउंटिंग नंबर, भाई तुम कितना काउंटिंग कर सकोगे? तुम्हारे सोचने से एक ज़्यादा। तो सारे नंबर नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है। होल नंबर क्या कहता है? होल नंबर कहता है कि अगर तू मेरे को 0 दे देगा ना, तो मैं
नेचुरल नंबर को और मेरे को कोई जीरो दे दे तो मैं होल नंबर बन जाऊंगा। तो नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर जीरो आ जाए तो वो होल नंबर हो जाएगा। अरे बात समझ में आया क्या? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ कि ये देखो, ये सारे नेगेटिव नंबर प्लस ये जो हो नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो ऐड करके होल नंबर बनता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये था। अब थोड़े से बढ़ते हैं कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा। क्लास 9 में ऑब्वियसली आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे रियल नंबर नाम का एक चैप्टर मतलब टॉपिक्स चैप्टर होता है, तो आप जरूर पढ़े होंगे। सो मैं उतना भाष में जाएंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, आई थिंक ये सबको आता है। तो प्राइम नंबर मैं बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन होता है कि जैसे क्या होता है ना कि एक मिनट इसको रब करते हैं, है ना। है ना, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ये जीरो है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच, छः, ये -1, -2, -3, ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक नंबर लाइन है। ये क्या है, ये है नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है, एक नंबर लाइन है कि नहीं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक ना, ये क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर है। बहुत सुंदर। मैं बोला कि अगर जीरो को ऐड कर दोगे तो मैं एक होल नंबर बन जाऊंगा, मैं एक होल नंबर बन जाऊंगा। सर अगर आप नेगेटिव प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर और प्लस मतलब जीरो को अगर दे दोगे ना, तो हम क्या करेंगे, सारा इंटीजर बन जाऊंगा। इंटीजर कॉम्बिनेशन, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर प्लस होल नंबर को मिला दोगे तो हम इंटीजर बन जाऊंगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इंटीजर होता है। अब कुछ क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में आए दिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी शायद आप अगर कमेंट सेक्शन में जवाब देते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो और मोटिवेट होता हूँ आपकी एक कमेंट से। थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाकी चलते हैं, हम पढ़ाई के लिए आए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर करना हुआ तो करना, लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या मुझे ये बताओ कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? अरे मैं क्या बोला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अरे समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि देखो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को ऐड करने से होल नंबर बनता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 में जितने भी इन्फिनिटी है ना, तो 1 से इन्फिनिटी ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नहीं हो सकता। सॉरी, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल हो सकता है, और सारे के सारे होल नंबर सारे के सारे होल नंबर ऑल होल नंबर कांट बी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन पूछता है, और प्लीज आप ये देखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है, ऐड करते हैं होल नंबर होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा भैया, आपने ये बताया मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं, है ना। ना, बहुत सुंदर। रियल नंबर के बारे में मैं
ऊपर ऊपर से बताया हूँ कि जो भी नंबर नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, रियली में जो एग्जिस्ट करता है वो नंबर जो हम बोलते हैं 1, 2, 2/3, 2/5 एंड बहुत सारे ऐसे नंबर जो हम बोलते हैं आजकल के दिनचर्या में, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। सो रियल नंबर को, ऐसा नंबर जिससे हम नंबर लाइन पे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर ना दो प्रकार का होता है, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। क्या होता है? एक होता है इरेशनल, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल के एग्जाम्पल कुछ लिखता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो, रैशनल नंबर और अंडर रैशनल, इरेशनल नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। √2, √3 है ना, ये सारे चीज़ जितनी भी मैंने एग्जांपल लिखा, √2, √3, ये रैशनल नंबर है। क्यों है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, प्रूव करने के लिए बोलेगा तो हम प्रूव कर देंगे बाद में। ठीक है ना, अब जैसे को रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बात में समझ में आएगा? रैशनल नंबर मैंने क्या बोला कि ऐसा नंबर, ऐसे दो इंटीजर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होगा, है ना, जहाँ पे q 0 नहीं होगा। अब यहाँ सर p/q जो आपने बताया कि p/q ये क्या है, एक इंटीजर है ना, ये क्या है, एक इंटीजर है ना, p/q एक इंटीजर है। तो क्या p पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये क्या होगा सर? मैं क्या बोला, p/q नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में मैंने अभी तक ऐसा बात नहीं किया, लेकिन अब बात कर रहा हूँ कि p कुछ भी हो सकता है दोस्तों, p कुछ भी हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। q कुछ भी हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, 2/5, तो देख पॉजिटिव है, -2 है, -5 है ना, 3/6, तो 3/6 माइनस, और है ना, देख लो, है ना, -3 प्लस लेता है। ठीक है, तो ये सारे ना भाई, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब यार ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और रैशनल नंबर, एक बात बताता हूँ, रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी याद रखना दोस्तों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वो रैशनल नंबर होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 6 में ही बताया जाता है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप पढ़े होंगे, तो मैं उतना नीचे नहीं जा सकता। प्लीज़ अगर आप ये अगर नहीं मालूम है तो फिर मज़ा कैसे आएगा? ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q 0 ना हो, है ना। p यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, q लेकिन 0 नहीं हो सकता, q सारा चीज़ हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चाहे ये माइनस हो, -3/6, ये सारे रैशनल नंबर है। ठीक है ना। क्या सर 2, अब 1 मिनट और थोड़ा सा और बात करते हैं, है ना। एग्जाम्पल, क्या सर 2 एक रैशनल नंबर है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। 2/1 मैंने क्या बोला कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मैंने ये बोला था क्या? हाँ सर, अपने ये तो अभी बोला था। तो मैं क्या कह सकता हूँ ये इस चीज़ को देख के कि सर p/q, यस सर मैं तो दिख रहा है कि p हो गया ये, q हो गया ये, q 1 है सर। हाँ सर, q 0 नहीं होना चाहिए भैया, यार q ना 0 नहीं होना चाहिए सर, p 2 है। बहुत सुंदर, तो ये एक रैशनल नंबर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है मेरे भाई, सारे के सारे एक रैशनल नंबर है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि √2 भी तो, ये भी तो एक रैशनल नंबर हो सकता है।
दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करेंगे। √2/1 लॉजिक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये √2 जो है ना एक इरेशनल नंबर है ना। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन और होता है कि 3/0 क्या ये डिफाइन है क्या? भाई ये इनडिफाइन, ये तो डिफाइन ही है भाई, ये अनडिफाइन है। क्या है? अनडिफाइन। मैथ में इसको प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। 3/0 ये अनडिफाइन है ना, इसको कभी भी प्रूव नहीं कर सकते हैं मैथ में। तो अब जैसे जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ोगे क्लास 11th में तो आपको पता चल जाएगा कि 3/0 अनडिफाइन होता है ना। अनडिफाइन होने के कारण इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको प्रूव ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़े हैं कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, है ना। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से जानेंगे, ठीक है। रियल नंबर में आज पहला एक थ्योरम है, बहुत बेहतरीन थ्योरम है जिसको हम आज जानेंगे। पहला है यूक्लिड क्या है? यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमन, है ना, लेमन, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, लेमा बोल दो, हाँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से हम क्लास 3, 4, 5, 6 में ना ये करते रहते हैं, लेकिन उसी को एक नाम दे दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। कैसे दिया? जैसे चलो एक 4 को मैं 8 से भाग करते हैं, है ना, 4 को हम 8 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, ये 0 हो गया, है ना, मतलब कट गया, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये तो पूरा पूरी कट गया ना, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर ये 0 हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन डिविडेंड है, कौन डिवाइज़र है, कौन रिमाइंडर है, कौन क्विसेंट है। आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो अब ध्यान सुना। ये जो है ना 2, ये 2 यहाँ पे क्विसेंट का काम करेगा। ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है? डिविडेंड। 8 जो है ना यहाँ पे डिविडेंड के काम करता है, और ये 4 जो होता है डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र, इस साइड को हम इसको डिवाइज़र कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको क्विसेंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने लिखता है, इस तरह से लिखता है, अकॉर्डिंग टू, है ना, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, EDL मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। ये लिखता है कि डिविडेंड जो होता है ना वो डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, समझ में आया? मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, हम क्लास 6, 7 में आसानी से हम लोग क्विसेंट डिविडेंड रिमाइंडर डिवाइजर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे क्लास आते हैं ना तो उसको नाम दिया जाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। ये लॉ मैं अब जाना हूँ कि इसका नाम न्यूटन्स का पहला नियम है, ये न्यूटन्स का दूसरा नियम है ना, न्यूटन्स का तीसरा नियम है। मैं क्रिकेट से बॉल कितनी बार मैंने मारा हूँ, है, मैंने क्रिकेट से बैट से कितने बॉलों को तूने मारा है ना, छक्का चौका। लेकिन जब बॉल कहीं लगता है तो बाउंस बैक जो होता है, तो तीसरा नियम होता है ना, न्यूटन का तीसरा नियम। अभी हम पढ़े हैं, हम क्लास 11th में 10th में पढ़ते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम अब हम पढ़ रहे हैं, अब जान रहे हैं कि वो चीज़ आखिर है क्या, कोर्स क्या है। पहले कोर्स किसको नहीं भाई,
इसको धकेलते हैं, इसको धकेलते हैं, इसको धकेलते हैं, इसको पीटते हैं, मारते हैं। तो फोर्स, इम्पल्स, ये सब हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन इसका नाम नहीं पता था। उसी तरीके हम ये डिवाइड कब कब से करते आ रहे हैं, तो आज हम उसको बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है, ये क्या है, ये क्या है ना। तो उसी को नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऐसा कुछ है चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है ना। तो ये इक्वेशन दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, और बस इसका छप गया। थेसिस, थेसिस जो रिलीज किया था ये दिया था, यही था भाई, और कुछ नहीं, यही है जो हम डिवाइड करते हैं, है ना। भैया मार्कर हो गया ख़त्म दोस्तों, मार्कर हो चुका है ख़त्म। तो अरे क्या है, तो ये हमारा एक रिलेशन है जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, थोड़ा सा। एक बार इक्वेशन को लिखते हैं जो थ्योरम दिया गया है, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये इक्वेशन दिया था, कौन दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एग्जांपल कुछ लेते हैं, ठीक है। जैसे 9 को हम 32 से डिवाइड करते हैं, तो 9 9 9 9 30 27, 9 चौका 36, 9 30 27 लगाएंगे तो 27 और 29 तो 5। मतलब जैसे डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर कितना हो गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं कितना हो गया, ये रिमाइंडर इसका हो गया 5। क्वोशिएंट कितना हो गया, क्वोशिएंट हो गया इसका 3, और डिवाइजर कितना हो गया, डिवाइजर हो गया 9, और डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड हो गया 32। समझ रहे हो, रिमाइंडर 5 हो गया, क्वोशिएंट 3 हो गया, 9 हो गया डिवाइजर, एंड डिविडेंड कितना 32। तो इस सारे को ना उसने एक इक्वेशन दे दिया कि ये है इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा। जानो सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। आपको क्या लगता है, जैसे अब जैसे मैं ये इसको लिखूंगा तो डिविडेंड क्या होता है। अब जैसे डिविडेंड क्या होता है, क्या, और डिविडेंड कितना है 32, 32, और देखो ये 9 मतलब कितना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट हाँ 9 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना 5, तो 32 इक्वल टू 9 3 27 प्लस 5 इक्वल टू 32। तो समझ रहे हो, LHS इक्वल टू RHS। तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, उसके बाद जो रिमाइंडर या क्वोशिएंट और जो डिविडेंड का ना कुछ रिलेशन है, वो ये है। ये हम क्लास 9th या 10th में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो वो दिया है, लेकिन दोस्तों और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। ये तो मैं खोल दिया हूँ कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, ठीक है ना। एक छोटा सा ना भाई, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट उसने दिया कि कोई दो इंटीजर है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन हालांकि इसने दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर का काम करता है, आर क्या है, रिमाइंडर की काम करता है। समझ रहे हो, है ना। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन और होता है कि जो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और क्यू और ये आर जो है ना वो लेस देन बी होता है ना। बी से रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिवाइजर से बी छोटा होना चाहिए, मतलब डिवाइजर से तो रिमाइंडर छोटा ही होगा, ऑब्वियसली रीजन है ना। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो ये दो रिलेशन है जो मैंने इस इक्वेशन से निकाला, तभी ये वैलिड होगा, है ना। आर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, रिमाइंडर
डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, सो 38 है ना, नौ 36 हाँ 2। अब देखो ये 9 है ना, 9 देख ये 2 आया, ये क्या है, ये डिवाइजर है। डिवाइजर होता है सर, सर देखो डिवाइजर होता है, 2 रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। बहुत सुंदर है ना, कितने भी एग्जाम्पल ले लो वही होगा। 38 देख लो, 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9+4+2 है ना, तो 38 आ जाएगा। अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूर्णांक 1/2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं, है कि नहीं, इस दोनों को गुना करते हैं, इस दोनों को प्लस करते हैं। तो इससे 2 1 2, 2 1 2 +1 = 2, मतलब 3/2, 3/2। अब सिंपल सी चीज़ है ना यार, ये P = ये Q है ना, तो P/Q को उसी तरह से लिख दिया कि P को हम क्या लिख रहे हैं कि BQ + R है ना, इस तरीके से उसने इसको लिख दिया है ना। बेसिकली क्या है कि P BQ + R, यहाँ पे B मेरा क्या है दोस्तों, A/B, B मेरा 2 है, B मेरा 2 है, क्यूसेंट 1 है, क्यूसेंट 1 है, रिमाइंडर 1 है ना। तो जैसे जैसे लिखता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे A = मैंने BQ + R, इसके बारे में बताया था, जहाँ पे R > 0 और R <B, समझ लो, बहुत सुंदर, ठीक है, ये रिलेशन होता है, बहुत सुंदर। अब जैसे जैसे मैं क्या होता है ना कि रिमाइंडर, अब जैसे क्वेश्चन था ना, क्या था क्वेश्चन, 9 = 38 है ना, 36 4 2। अब ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर क्या होता है कि आर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये क्या होता है ना, ये ए है, ये बी होता है, ये क्यूसेंट, ये रिमाइंडर है ना, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको क्यूसेंट बोल दिया, इसको रिमाइंडर बोल दिया। मतलब आर जो है ना वो हमेशा बी से छोटा होगा, यानी बी हमेशा > आर होगा। बी यहाँ पे क्या है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर याद रखना, डिवाइजर ऑलवेज > रिमाइंडर। एक ही चॉइस पे बराबर कब हो सकता है, बराबर कभी हो ही नहीं सकता सर, है ना। अब जो क्यूसेंट होता है ना, ये कब बराबर हो सकता है, ये कब बराबर हो सकता है, कब हो सकता है, किसके साथ, 1 × 5 0 है ना। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर को कब बराबर हो सकता है, एक ही चांस होगा जब डिविडेंड क्वेश्चन के बराबर हो सकता है ना। A = Q कब हो सकता है, बताओ, A = Q कब हो सकता है, एक ही चांस है जब खुद की मल्टीपल, जैसे कि 1 × 5 है ना, अब 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 है ना 0। अब 1 = मतलब 1 की जब पारा मैंने पढ़ा तो 5 टर्म, मतलब 5 बार पढ़ा तो 5 आया, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये डिविडेंड है, डिविडेंड और क्वेश्चन। तो डिविडेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, डिविडेंड और डिविडेंड एंड क्वेश्चन बराबर हो गया, समझ लो। मतलब डिविडेंड और क्वेश्चन कब बराबर हो सकता है, जब एक से डिवाइड करते हैं उसी नंबर को, तो वो नंबर क्वेश्चन उसका सेम हो जाएगा डिविडेंड से। बहुत सुंदर है ना। चलिए, बस एक छोटा सा इक्वलिटी डिवीजन लेमा था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे कुछ ये रिलेशन दिया था, इस रिलेशन को मैंने खोला, R > 0 और R हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमेशा छोटा ही होना चाहिए, है ना। रिमाइंडर क्या होता है कि अब एक चीज़ और समझा देता हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर जब तक 0 ना चला जाए, है ना, उसका डेस्टिनेशन 0 है भाई,
जहाँ तक वो कट सकता, मतलब जा सकता है वो जाना चाहिए, है ना। आपके एक सोचने से आगे तक जाएगा जब तक उसका पूरा तरीके से वो मतलब जीरो ना आ जाए, जीरो या ऐसा नंबर ना आ जाए कि डिवाइजर, है ना, डिवाइजर से अगर किसी चीज डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तब तक ना आ जाए, तब तक जब तक वो पूरी तरीके से मतलब कट रहा हो। अगर पूरी तरीके से वो कट रहा है वो नंबर, है ना, तो वहां तक ले जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, 4 से डिवाइड करते हैं 8 को, 4 दूनी 8, है ना, ये जीरो आ गया। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो। अब 4 को डिवाइड करते हैं 8 से तो इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। उसी प्रकार 36 को 38 से 9 को 38 से डिवाइड करते हैं तो 9 चौको 36, 2 आ रहा। अब इसका रिमाइंडर 2 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ये फर्दर नहीं जा सकता, ये भी फर्दर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्यों, क्योंकि इसकी जब वैल्यू इससे कम हो गया, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर 10 होता तब ये चला जाता, फर्दर जाता, है ना, फर्दर जाता। फिर डिसाइड करते इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब जैसे कि कुछ जैसे क्वेश्चन हम कि 9 को 365 से 367 से उसको डिवाइड करते हैं 9 को, तो 9 चौक 36, बहुत सुंदर, जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ 31 हो गया। अब यहाँ 7 दे दिया, तो फर्दर नहीं जा सकता है, फर्दर नहीं जा सकता। फिर जैसे 6 को 39 से करते हैं, ठीक है, तो 6 के 36, है ना, 3 आ रहा। अब देख ये क्या हो गया, डिवाइजर रिमाइंडर, डिवाइजर क्या गया, रिमाइंडर इससे छोटा हो गया, तो ये फर्दर नहीं जा सकता, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। कितनी बड़ी बात कर लो, कितनी बड़ी क्वेश्चन ले आओ, हमेशा ये फॉलो होगा जरूर। कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको बताया, है ना, इसको आप फॉलो करना क्वेश्चन में, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, है ना। है ना, बहुत सुंदर है। अब उससे पहले ना प्राइम नंबर जान जाते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये सब। हाँ जी, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कम से कम ओनली वन फैक्टर, है ना, केवल उसका एक ही फैक्टर हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 5 6 2 3 5 7 ऐसे करके इन्फिनिटी तक आता है, ठीक है। सो इसका लोएस्ट जो प्राइम नंबर होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 होता है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 होता है। और सबसे मतलब बड़ा प्राइम नंबर इन्फिनिटी होता है ना। सो स्मॉलेस्ट ही हमें से पूछता रहता है कहीं भी, तो इसका फैक्टर देखो, 2 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ये क्या होता है, ओनली वन फैक्टर, है ना। एक ऐसा इंटीजर जिसका केवल एक फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को केवल एंड केवल ओनली एंड इटसेल्फ, ओनली वन और इटसेल्फ इसका फैक्टर हो तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 1 इंटू 2, 3 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं 1 इंटू 3, 5 का निकालते हैं 1 इंटू 7, 6 का निकालते, सॉरी 7 का निकालते हैं 1:7, समझ लो। तो केवल एक फैक्टर हो ऐसी इंटीजर को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, देख लो, बहुत सुंदर। अब क्या होता है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे 4 के देख लो, 1 इंटू 2, 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के भी और 4 के भी आता है ना। सो अब जैसे 8 ले लेते हैं तो 1:2, 2:2, 6 भी है, एक 4 6 1 2 3 इंटू 6। तो अब इसका फैक्टराइजेशन देख लो भाई,
एक के में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में, तो 6 में भी आता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ऐसे आप 12 ले लो, है ना। इससे पहले भी है, जैसे 8 है, फिर 9 है ना। 9 भी तो आता है, 1 × 3 × 9, है ना। तो इसमें भी आता है, ठीक है ना। जैसे आप 10 ले लो तो ऐसी है, फिर 12 ले लो, समझ रहे हो। 4 6 8 9 10 12 अब खोलते जाओगे तो इसका फैक्टराइजेशन 1 से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सुंदर। सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 होता है, समझ रहे हो, है ना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग को पता नहीं होता है कि कोप्रेम नंबर क्या होता है ना। कोप्रेम नंबर होता है कि कोई ऐसा दो नंबर जिसका SCF 1 है ना। कोई ऐसा इंटीजर, है ना, जिसका दो, मतलब कोई दो ऐसा इंटीजर जिसका आपस में अगर SCF निकालने पर 1 आ जाए तो उसको कोप्रेम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 3 और 5, 3 और 5 का निकाल देते हैं, एक निकाले 3 2, फिर 3 से लगाते हैं 1 2 का 2, है ना। एक को 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, SCF कितना आ गया 1। तो ये 3 और 5 जो है ना आपस में कोप्रेम नंबर है। क्या है, आपस में कोप्रेम नंबर है। जैसे हम 7 और 11, तो 7 को जैसे हम SCF निकालते हैं 7 से 11, 7 एकम 7, और यहाँ पे 7, फिर 4, फिर 7, फिर 4 3, 3 को 4 लगाते हैं 1 3, एक को 3 से लगाते हैं तो 3, तो 1 आ गया इसका पैरामीटर। तो कोई ऐसा दो नंबर, कोई ऐसा इंटीजर दो एक ऐसा इंटीजर लेना है जिसका SCF निकालने पे 1 आ जाए, तो उसको हम कोप्रेम नंबर कहते हैं। प्रेम नंबर किसे कहते हैं, जिसका केवल अपना एक खुद फैक्टर हो और एक 1 हो, है ना। इसका देख लो, 1 खुद का फैक्टर है, 1 2 1 2 3 1 × 3 1 × 5 1 × 7, ऐसे समझ लो, ऐसी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज जो आप सभी को बताने जा रहा हूँ दोस्तों, है ना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर कर देना छोटे भाई को, ताकि आपका भाई पढ़े हमसे, ठीक है। तो HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो HCF क्या होता है ना। सो फंडामेंटल अर्थमेटिक नाम का एक थ्योरम है, ऐसा ही है, मतलब फैक्टर निकालो, मैंने फैक्टर बता दिया, उसी में आता है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। SCF, है ना, HCF, है ना, SCF हाईएस्ट कॉमन, रिकॉर्ड हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है क्या, हो रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सुंदर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सो अपना ये बोतल है, एक बार इसको भरो, पूरा आधा दिन चलता भाई, ठीक है। पानी पिया करो भाई, जितना पानी पी सको, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, बहुत सुंदर। क्लास 5 में ये सब पढ़ा हूँ सर, क्या बात करो भैया, मतलब क्लास 5 में ये सब पढ़ चुका हूँ। LCM भी क्लास 5 6 में पढ़ चुका हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आपने किस तरीके से पढ़ा होगा, जैसे मैं बोल दूंगा कि अभी मैं सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। SCF के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्लास 6 में हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे 4 और 7 का SCF निकालना तो क्या होगा, 4 × 4, फिर 4 यहाँ पे लिखते हैं, फिर 3 आता है, फिर 4 लिखते हैं,
फिर एक लिखते हैं, है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 3 लिखे, फिर 1, फिर 3, 1। तो इसके एचसीएफ हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो संख्या बचता है, आप फर्दर जो नहीं डिविजिबल हो सकता है, उसके बाद जो हमारा डिवाइज़र बच जाता है, लास्ट का जो डिवाइज़र बच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि एचसीएफ है। उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ, इसका 1 आ गया, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अब एलसीएम कैसे निकाल देते हैं, एलसीएम निकालने का क्या, जैसे हम 3, 6, 12 का एलसीएम बोलता है निकालने के लिए, तब कैसे निकाल देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 6, 3 चौके 12, फिर इसको 2 से लगाते थे, 1 2, है ना। अब फिर इस क्या करते थे, 3, 6, 12 का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इक्वल टू 3, अब क्या 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको फर्दर तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। तो 3, 6, 12 का हम इस तरह से निकालते थे और इसका 12 एलसीएम आ गया। बहुत सुंदर। लेकिन अब हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। सो मॉडर्न जो मेथड होता है, जो चलते आ रहा है क्लास 10th में, जो आपको बनाना है क्वेश्चन पेपर में, ऐसे नहीं बनाना है। बताता हूँ कैसे बनाना है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, है ना। तो 12 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे अभी, ठीक है ना। ऐसे हम निकालते हैं, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो 12 का फैक्टराइजेशन, फिर 12 का कैसे करेंगे, 2 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। बहुत सुंदर। 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 9 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 24 का कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 1, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, 24 का 2 को क्यूब 3 पावर 1। अब क्या करेंगे, 2 2 3 3 सही है। अब एचसीएफ लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी पावर कम हो उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन में से ले लेते हैं। अब देखो, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 पावर 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, इसका 12 हो जाएगा, है ना। तो इसकी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। अब एलसीएम लेना है, कैसे निकालेंगे, है ना। इसका एचसीएफ तो निकल गया। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर हो, 2 का पावर 3 इंटू 3 पावर 1, है ना। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा यार, 8 इंटू 3, 8 3 24। इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। इसकी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। चलिए एचसीएफ चेक करते हैं, ठीक है ना, बाय डिवाइड मेथड से चेक करते हैं। 24 12 दूना 24, तो 12 इसका एचसीएफ है, तो ये करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। एनसीईआरटी, एक मिनट, कहाँ गया ये क्वेश्चन। गाइज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं भाग गया हूँ। सो एग्जाम्पल 2 लेते हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम, यहाँ गिवन क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो 6 और 20 दे रखा है, 6 और 20, है ना, 6 और 20 दे रखा है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया था भैया, आपने क्या किया, सबसे पहले 6 का फैक्टराइजेशन निकालें, 2 तिया 6,
तो 2 × 3 मैंने लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छा भैया। उसके बाद आपने क्या किया था कि 2 से 10 को डिवाइड किया था, तो 5×10, 5×5, आपने आपने 20 लिख दिया। 2 का स्क्वायर × 5, है ना, 2 का स्क्वायर × 5, ठीक है ना। आप एलसीएम कैसे निकालते हैं भैया? आपने बोला कि जो 2 का स्क्वायर × 2 × 1 है ना, और यहाँ पे देखो अब ऊपर में 3 है तो नीचे क्या करेंगे, 3 की पावर 0 लिख देंगे, है ना। ऊपर 5 है ना, बहुत ही सुंदर। ऊपर 5 है तो नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 कर देंगे, है ना, बराबर कर देंगे ताकि कॉमन लेने में अच्छा लगे, है ना। आपने क्या बोला था कि जिसका पावर ज़्यादा है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, बहुत सुंदर। 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 ले लेंगे, बहुत सुंदर है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 तो 5 की पावर 1 ले लेंगे, है ना। जो हाईएस्ट पावर होता है हम वो लेते हैं एलसीएम में। 4 × 3 × 5, 4×3 = 12 × 5 = 60। भैया इसका ना एलसीएम 60 आ गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एलसीएम, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में निकालते हैं सिम। अब एचसीएफ निकालने क्या करते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज करते हैं, फिर उसी प्रकार से जिसका पावर छोटा है वो ले लेते हैं कॉमन। 2 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। इसका 3 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 5 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इसका क्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल था, और एनसीईआरटी में भी आपको सेम, मतलब 60 हो जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ हो जाएगा 2। एचसीएफ मेरा 2 आ गया, 60 एलसीएम आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो मैंने किया हूँ, है ना। कल एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इरेशनल और इरेशनल पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, छोटे भाइयों के साथ, है ना, प्यार देना, क्योंकि मैं ये बनाया हूँ टॉपर एक्स आपके लिए ही बनाया हूँ कि क्लास 9 10 को गाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कुछ पढ़ाते हैं ना। अभी कॉलेज कर रहा हूँ मैं, कॉलेज के साथ साथ मैंने सोचा कि बच्चों को गाइड करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ कैसे पढ़ाया था बच्चे को, और बाकी आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसे लगा ये वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता को हमेशा रिस्पेक्ट करना और आगे बढ़ना, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, हरे कृष्णा।